नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना मनपसंद लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम खेती किसानी से जुड़े हुए तमाम विषय आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि उनके बारे में आपको तमाम जानकारियां तो दे ही सके। इसके अलावा अगर आपकी कोई समस्या है तो उनका भी लाइव समाधान हो सके, वो भी एक फोन कॉल के माध्यम से। तो आज किस विषय पर हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। पहला विषय है शरदकालीन फूलों की खेती, और साथ ही आज हम बात करेंगे अनार प्रसंस्करण में उद्यमिता विकास के बारे में। तो दोनों ही विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आप चाहते हैं हमारे विशेषज्ञों से, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800113060। दूसरा नंबर है 1800113061 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं। दोनों ही विषय से जुड़े हुए कोई भी सवाल, कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो अगले 1 घंटे तक ये मंच आपके लिए है। हमारे साथ एक मेहमान स्टूडियो में रहेंगे और दूसरे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर, तो आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नमिता हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नमिता आपका कार्यक्रम में। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, पुष्प विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। आपसे हम शरदकालीन फूलों की खेती के बारे में जानेंगे, कैसे हमारे किसान इसकी खेती कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फूल हैं जिन्हें व्यावसायिक दृष्टि से ज्यादा बेहतर माना जाता है, जिसकी खेती कर हमारे किसान लाभ ले सकते हैं। और हमारे दूसरे मेहमान जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीलेश कुमार गायकवाड़ जी हैं, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर महाराष्ट्र में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नीलेश जी कार्यक्रम में। और आपसे हम अनार के प्रसंस्करण के बारे में समझेंगे और कैसे अनार के प्रसंस्करण से हमारे जो युवा हैं, जो किसान हैं, उन्हें रोजगार भी मिल सकता है, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शरदकालीन फूलों पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर नमिता, जब हम फूलों की बात करते हैं तो इसे एक कैश क्रॉप के तौर पर देखा जाता है, और हमारे किसान जो कि कुछ नया करना चाहते हैं, जो परंपरागत जो कन्वेंशनल जो उनकी फसलें थी, यानी परंपरागत तौर पर जो फसलें कर रहे थे, उससे कुछ नया करना चाहते हैं, और उसमें एक फूलों का बहुत अच्छा विकल्प है। ऐसे में खास तौर पर जो भी सीजन चल रहा है शरदकालीन, उनको लेकर कौन कौन से विकल्प है हमारे किसानों के पास, और क्यों ये काफी बेहतर माना जाता है? आप सबको मेरा नमस्कार। फूलों की बात हम करते हैं तो भारत के उत्तर मैदानी क्षेत्र जो हैं उसमें शरदकालीन फूलों की खेती की जाती है। और शरदकालीन फूलों में जैसे कि गुलाब की खेती, गुलदाउदी की खेती, गेंदा और ग्लैडियोलस और अन्य फूल जैसे कि सजावटी फूल जिनको हम सीजनल फ्लावर्स कहते हैं या एक वर्षीय फूल कहते हैं, उन फूलों की खेती की जाती है। और इन फूलों का व्यावसायिक रूप से बहुत ही महत्व है। गुलाब की खेती हम खुले मैदानी क्षेत्रों में कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है इसकी संरक्षित खेती की जाती है। और इसके अलावा जो ग्लैडियोलस का फूल है उसको खुले वायु में खुले फूलों के रूप में उसको जो है उगाया जाता है। गुलदाउदी है, गुलदाउदी की हम संरक्षित एवं खुले मैदानी क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। और गेंदा की बात करते हैं तो गेंदा एक बहुत ही व्यावसायिक फूल है, जिसकी खेती जो है वो खुले मैदानों में की जाती है। और इनकी खेती के लिए इनका किस तरह से इनकी किस्में हम सिलेक्ट करें, कैसे हम चूज करें, वो बहुत निर्भर करता है। अगर हम गेंदा की बात करते हैं जो कि शरदकालीन ऋतु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूल है, तो गेंदा का जो किस्में हैं वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से इन किस्मों के बीज जो हैं वो आप ले सकते हैं। और इन किस्मों को लगाने का जो समय है वो अभी जा चुका है, जैसे कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है इन फूलों को लगाया जाता है। चाहे वो गेंदा की बात करें या चाहे हम ग्लैडियोलस की बात करते हैं, या फिर हम जो बबूना जिसको कहते हैं उसकी बात करते हैं। बबूना भी एक गेंदे की तरह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूल है, और इसका किसान जो है बहुत ही व्यावसायिक रूप में इसका प्रयोग, इसकी खेती कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि कई तरह के विकल्प हैं, यानी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, पॉली हाउस में भी फूलों की खेती कर सकते हैं, और कुछ ऐसे फूल भी हैं जो कि खुले खेत में, जैसे आमतौर पर दूसरी फसलें होती हैं, उस तरीके से भी उनकी खेती की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर
किस्मों का चुनाव और कौन सा फूल कहाँ आप लेना चाहते हैं और किस मकसद से लेना चाहते हैं, इसके बारे में भी निश्चय करना बहुत ज़रूरी होता है और उसी के अनुसार ही आप अपने फैसला ले सकते हैं। फिलहाल देखते हैं फूलों की खेती पर हमारी ये रिपोर्ट। पारंपरिक खेती के साथ अब किसान फूलों की खेती की तरफ भी रुझान कर रहे हैं। फूल कम समय में अच्छा मुनाफा देने में कारगर है। पारंपरिक फूलों के साथ साथ विदेशी फूलों की खेती भी की जाए तो बाजार से मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में व्यापक तौर पर फूलों की खेती की जाती है। शरदकालीन फूलों की खेती की बात करें तो गुलदाउदी की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर खेत के लिए 1 से 5 लाख कंदों की जरूरत होती है। वहीं गेंदा ऐसा फूल है जिसे तीनों सीजन में लगाया जा सकता है। इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। पौधों की रुपाई के बाद 50 से 55 दिनों में पौधे में फूल आने लगते हैं। अच्छी बढ़वार के लिए रुपाई के समय पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बात करें गुलाब की खेती की तो गुलाब की कई किस्में लगा सकते हैं, जैसे पूसा अरुण, पूसा अजय। हर पौधे से जाड़े में 20 से 25 फूलों की और बसंत के मौसम में 35 से 40 फूलों की पैदावार होती है। इस समय किसान ग्लैडियोलस को भी लगा सकते हैं। बाजार में इस फूल की काफी मांग रहती है। इसके कंदों को 2 ग्राम बाविस्टीन 1 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 10 से 15 मिनट तक डुबोकर उपचारित करने के बाद रोपें। रोपण के समय कंद से कंद की दूरी 25 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। तो अभी आपने फूलों पर हमारी विस्तृत रिपोर्ट देखी जिसमें अलग अलग तरह के फूलों के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन आगे हम आपके सवालों के जवाब देंगे। कोई भी अगर आपके सवाल हैं फूलों की खेती से जुड़े हुए या फिर शरदकालीन फूलों की देखरेख को लेकर तो ज़रूर हमें कॉल करें। अब बात करते हैं आज के हमारे दूसरे विषय पर, जो कि है अनार। कैसे अनार का प्रसंस्करण किया जा सकता है और कैसे इससे उद्यमिता विकास हो सकता है। बात करते हैं डॉक्टर नीलेश जो कि हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हैं। डॉक्टर नीलेश, जैसा कि हम अनार की बात करते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी कितना है, इसी से हम समझ सकते हैं कि अक्सर हम कहते हैं कि एक अनार 100 बीमारी, यानी बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है लेकिन उस हिसाब से उपलब्धता नहीं है। अनार अभी हमारे देश में जो फलों का उत्पादन हो रहा है उसमें उसका किस तरह का स्थान है, और हम देख रहे हैं कि अब इसका संस्करण भी काफी तेजी से हो रहा है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करें तो उसे कैसे समझें? अनार की खेती जो है देश में बड़ी मात्रा में बढ़ रही है और अगर हम बात करें तो आज देश में अनार का उत्पादन कुल 2,61,000 हेक्टर एरिया पर लिया जा रहा है और उससे प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 23,15,000 टन का प्रोडक्शन है हमारा। तो एरिया बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है और पूरे विश्व भर में हम सबसे ज्यादा अनार का उत्पाद देने वाले देश है। और इसी के साथ जैसे हमारा एक्सपोर्ट का शेयर वैसे काफी कम है, 68,000 टन का हम एक्सपोर्ट करते हैं सालाना। और अनार में कई सारी, मैं कहूँगा कि आज के दिन में हमारे पास चुनौतियां भी है और उसके साथ जूझने के लिए प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, प्रसंस्करण की कई सारी तकनीकियां राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र ने विकसित की है, जिसमें कई सारे उत्पाद आते हैं और कई सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आती है। और हम अगर मोटे तौर पर देखें तो अनार से जूस बनाना और उसी अनार जूस से जूस बेस्ड बेवरेजेस बनाना, अलग अलग तरीके के अनार की वाइन बनाना। और जब हम जूस बनाते हैं तो जूस बनाने के बाद जो आपके बीज बचते हैं उसमें से एक औषधि तेल का उत्पाद करना, फिर उसके बाद जो तेल निकालने के बाद खली बचती है उसका उपयोग फाइबर रिच कुकीज के लिए करना, या फिर अनार के ताजे दाने जो कि कन्वीनियंस रूप में लोगों को मुहैया करवाना, उसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस की भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो इस तरह के कई सारे उत्पाद और कई सारे मैं कहूँगा एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज अनार के प्रसंस्करण में आज के दिन में हमारे सामने उपलब्ध है।
बिल्कुल। तो अनार के प्रसंस्करण को लेकर कई तरह के विकल्प हैं और जैसा कि हमें डॉक्टर नीलेश बता रहे हैं कि रोजगार के भी कई अवसर भी इससे लगातार जुड़ रहे हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए अनार पर हमारी रिपोर्ट। अनार हमारी सेहत के साथ साथ किसानों के जीवन में भी बदलाव ला रहा है। भारत में अनार की खेती अधिकतर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में की जाती है। अनार के पौधों में सूखा सहन करने की क्षमता होती है, इसीलिए ये अधिकतर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, जहां पानी की सीमित मात्रा में उपलब्धता होती है, वहां भी उगाया जा सकता है। अनार के फलों के बढ़ने और पकने के समय गर्म व शुष्क जलवायु की जरूरत होती है। लंबे समय तक उच्च तापमान रहने से फलों में मिठास बढ़ती है। अनार औषधि गुणों से भरा फल है। ऐसे में अनार के फल और इससे बने उत्पादों की बाजार में अच्छी खासी मांग रहती है। ऐसे में अनार का प्रसंस्करण करके आप बहुत से उत्पाद बना सकते हैं। अनार का प्रसंस्करण करके जूस, अनारदाना चूर्ण और अनारदाना गोलियां आदि कई उत्पाद बनाए जा सकते हैं। अनार के प्रसंस्करण के लिए हमेशा सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले अनार के फलों का ही चयन करें। आपको बता दें कि खाद्य प्रसंस्करण का मतलब ऐसी तकनीक से है जिसमें खाने की वस्तुओं की प्रोसेसिंग कर उसे नए रूप में पेश किया जाता है। अनार के प्रसंस्करण उद्योग में काफी संभावनाएं मौजूद हैं। इस क्षेत्र में महिलाएं छोटे पैमाने पर अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है। उसके लिए सरकार की खास योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का लाभ भी ले सकते हैं। इस योजना के तहत साल 2025-26 तक करीब 11,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। 2025-26 तक लगभग 28 लाख किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। साथ ही देश भर में करीब 5 लाख नए रोजगार के सृजन की संभावना है। तो भी आपने अनार पर ये रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि किस किस तरह से अनार के अलग अलग उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं, जिनकी बाजार में अच्छी मांग भी है, अच्छी खपत भी है और प्रसंस्करण से जहां न सिर्फ आप मूल्य संवर्धन करते हैं, इसके साथ ही साथ आप अपनी आय में वृद्धि भी करते हैं। अनार के प्रसंस्करण से जुड़ी अगर और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। विपिन है हमारे साथ जिन्होंने सागर से कॉल किया है। विपिन जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। जी मैम नमस्ते। मैम मेरा सवाल फूलों को लेकर था कि हमारे यहाँ पे, मैं सागर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, तो फूलों की होते तो अच्छे हैं लेकिन हमारे यहाँ मांग थोड़ी कम रहती है, तो बाकी जो फसलें लगाते हैं उसके अलावा फूलों की खेती की थोड़ा सा कम रुझान है। तो मैम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि फूलों का व्यवसाय यहाँ पर अच्छा हो और सभी लोग उसके लिए आगे भी बढ़ें। और एक सवाल मैम अनार को लेकर भी था कि अनार की खेती कैसी मिट्टी और कैसा तापमान में की जा सकती है। ठीक है, दोनों विषय से जुड़े आपके सवाल हैं। पहले आप फूल के बारे में जानना चाहते हैं और दूसरा आपका सवाल है अनार पर। तो जैसे कि हमारे दर्शक हैं विपिन, जिन्होंने हमें सागर से कॉल किया है, मध्य प्रदेश के सागर से, और डॉक्टर नमिता, इनका ये कहना है कि इनके क्षेत्र में फूलों का बाजार उतना विकसित नहीं है। अगर ये फूलों की खेती करते हैं तो बाजार उन्हें कितना मिलेगा, इसको लेकर थोड़े आशंकित हैं। तो फूलों के बाजार को कैसे हम बढ़ाएं, या फिर ये कहें कि कहां कहां तक हम फूल बेच सकते हैं, किन फूलों की खेती करें ताकि अच्छा बाजार भी उसे प्राप्त हो सके, खास तौर पर इनके क्षेत्र के अनुसार। विपिन जी, आपके क्षेत्र में जो है वो गुलाब, खुले फूलों के लिए गुलाब की खेती कर सकते हैं। गेंदा की खेती काफ़ी स्तर पर वहाँ पर होती है। फिर भी नई किस्में लगा के जो है वो गेंदा की खेती की जा सकती है। और बबुना, जो 1 वर्षीय गुलदाउदी होता है, उसकी खेती भी आप कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि कहाँ पर इनको दिया जाए, तो आसपास के जो मार्केट है वहाँ पे भी आप दे सकते हैं। हमारे दिल्ली गाजीपुर में एक बहुत बड़ी फूलों की मार्केट है, वहाँ पे आप अपने फूलों को जो है वो दे सकते हैं। और क्योंकि दूर की मार्केट में फूलों को भेजना है तो सबसे पहले उसमें जो गेंदा के फूल हैं और ये बबुना के फूल हैं, ये इन फूलों की खेती आप कर सकते हैं।
और गेंदा के फूलों की खेती के लिए जो है वो आपको उनकी किस्में, कौन सी किस्म हम लिए जाएं, जैसे कि पूसा नारंगी गेंदा है, ये बहुत ही अच्छी किस्म है। ये भारत के हर स्थान पर, जम्मू कश्मीर से लेके जो है कन्याकुमारी तक जो है इस किस्म की खेती जो की जाती है। और एक और नई किस्म जैसे कि पूसा बहार है, पूसा बहार के भी उसके फूल का जो आकार है वो बहुत बड़ा है, तो उसकी खेती भी जो है वो आप अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं हम गुलाब की, तो गुलाब के जो खुले फूलों के रूप में जिस किस्म की खेती की जा सकती है वो है पूसा अल्पना, और एक अन्य किस्म है रोज़ शरबत। तो इन फूलों को आप जो ताज़े फूलों के रूप में इनकी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये ताज़े फूल जो हैं वो हम किसी वजह से, किसी कारण से हम मार्केट में नहीं दे पाते हैं, तो इनकी पंखुड़ियों को हम सुखा के हम रख सकते हैं, उसका मूल्यवर्धन हम कर सकते हैं। और इन पंखुड़ियों का जो है वो कई तरह से जो है हम इसका मूल्यवर्धन कर सकते हैं, जैसे कि गुलाब जल बनाने में इसका प्रयोग होता है, इसके तरह के तेल निकालने में जो है इन गुलाब की पंखुड़ियों का प्रयोग किया जाता है। और आजकल बहुत सारे जैसे कि मिठाइयाँ हैं, हम आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इन गुलाब की पंखुड़ियों का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ताजे फूल हम नहीं बेच पाते हैं किसी वजह से, तो हम उनको सुखा के रख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आप कुल मिलाकर कह रहे हैं कि जहाँ जिस क्षेत्र से, डिस्ट्रिक्ट से हैं, वहाँ के लिए गुलाब की खेती इनके लिए बेहतर रहेगी। अब बात करते हैं डॉक्टर नीलेश से। डॉक्टर नीलेश, जैसे कि हमारे दर्शक हैं ये अनार के बारे में जानना चाहते हैं, ये साकर से संबंध रखते हैं और जानना चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में अनार की खेती कैसे की जा सकती है। विपिन जी, आपका सवाल जो था वो इस तरह से था कि मिट्टी और बारिश अनार के लिए कितना होना चाहिए। तो जहां तक बात है, आप सागर से हो, मध्य प्रदेश में, वहां पर अनार की खेती की जा सकती है और वहां की बारिश भी उसके लिए मतलब मैं कहूँगा योग्य है। बात आती है मिट्टी की। आपकी मिट्टी हल्के या मध्यम स्वरूप की होनी चाहिए, जिसमें ड्रेनेज की संभावनाएं अच्छे से होनी चाहिए। मतलब कभी भी आपके अनार के खेत में पानी जमना नहीं चाहिए, बस यही एक बड़ी रिक्वायरमेंट है। और जहां तक बरसात की बात है, तो आपके एरिया में बरसात के सीजन को देखते हुए आपको जो आपके फ्रूटिंग का या फल धारणा का समय चयन करना होता है। वो आपके मतलब बारिश के समय को देखते हुए आपको डिसाइड करना है। जी बिल्कुल। तो जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए, ऐसी मिट्टी हो जिसमें पानी इतना ना रुके, जल निकासी की व्यवस्था रहे, और आपके क्षेत्र में बारिश का क्या पैटर्न है उसी के अनुसार ही आप इसकी फसल ले सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स हम लेते रहेंगे। आज का जो विषय है, पहले हम बात करें शरतकालीन फूलों की खेती के बारे में, और साथ ही अनार के प्रसंस्करण पर भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेंगे आपके सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं शरतकालीन फूलों के बारे में और साथ ही आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे हमारे किसान अनार की खेती और साथ ही इसके प्रसंस्करण से अच्छा लाभ ले सकते हैं। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मेहुल कुशवाहा हैं जिन्होंने कॉल किया है। जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। भिंड मध्य प्रदेश से आप बात कर रहे हैं मेहुल जी, सवाल बताएं। जी, हमने अनार लगाए हैं और उसको 3 साल हो चुके हैं और उसमें फूल आ रहे हैं लेकिन उसमें फल नहीं आ रहा है। फूल आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आ रहे, ठीक है। डॉक्टर नीलेश, 3 साल हो गए इन्हें, फूल आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आ रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे, क्या वजह हो सकती है? मेहुल जी, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ आप भिंड से हो और आपकी अनार 1 साल के है आपने बताया था। 3 साल हो गए। 3 साल के हो गए। तो आप अनार के 3 साल होने के बाद आप आपके फ्लावरिंग भी ले सकते हो और फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग भी लेना है आपको। पर आप कह रहे हैं कि जहां तक आपका फूल आ रहे हैं, जब वो फूल आ रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि आपके फूल या तो ड्रॉप हो रहे हैं, ये कहना है आपका, फूलों की ड्रॉपिंग हो रही है। तो आपको क्या जी नीलेश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, तो आपको सही से अनार की मतलब फूल धारणा होने के पहले आपको स्ट्रेस सही से देना है और वो स्ट्रेस आपके सॉइल को या आपकी मिट्टी को ध्यान में रखते हुए, मतलब आपको क्या है, पानी देना बंद करना है। और ये आप करोगे कम से कम 15 दिन से लेकर 1 महीने तक, डिपेंडिंग ऑन आपकी मिट्टी किस प्रकार की है। जैसे पूरी तरह से पौधों में स्ट्रेस आ जाता है तो आपको अच्छी सी फ्लावरिंग आएगी और वो फ्लावरिंग आने के बाद आप फिर पानी देना शुरू कर सकते हो। फ्लावरिंग की शुरुआत होगी और पानी देना शुरू कर सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे पानी आपका बढ़ाना है, एकदम से ज्यादा पानी भी नहीं देना है और फिर आपकी फ्लावरिंग को फ्रूट सेटिंग हो जाएगी। तो ज्यादा, और अगर आपको फ्लावर ड्रॉप वगैरह हो रहा है तो NaA, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड का एक रिकमेंडेशन है, उसके स्प्रे भी ले सकते हो, या बूम फ्लावर नाम का एक प्रोडक्ट आता है, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स है, उसका भी स्प्रे ले सकते हो। ये भी कारण हो सकता है कि फूलों की आपके ड्रॉपिंग होने का। जी बिल्कुल। तो फूलों में जो आप देख रहे हैं कि समस्या आ रही है, फूल लग रहे हैं लेकिन फल नहीं लग रहे हैं, और जैसा कि हमें डॉक्टर नीलेश बता रहे हैं कि जो स्थिति बता रहे हैं उसके अनुसार ज़्यादा यही संभावना लग रही है कि फूल टूटकर गिर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे इसे रोकें, इसके बारे में भी अभी आपने जाना। आइए बात कर लेते हैं शरतकालीन फूलों की खेती के बारे में। तो डॉक्टर नमिता, जैसे कि अभी कुछ आपने जानकारी दी हमें कि कुछ फूल जो है वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में किया जा सकता है, यानी पॉली हाउस वगैरह में किए जा सकते हैं, कुछ जो है खुले खेत में किया जा सकता है। अभी जो वर्तमान समय है, क्योंकि हम देख रहे हैं दिसंबर है और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में अब शीतलहर भी चल रही है, तो ये समय किन किन फूलों का है, कौन कौन से फूल जो है खेतों में हैं और क्या इस समय विशेष सावधानी रखने की कोई ज़रूरत है? अभी जो है खेतों में गुलाब का फूल लग चुका है, गेंदे का फूल भी लग चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुलाब के फूलों में, गुलाब के फूलों का जो पहला फ्लश है, पहली बार जो फूल देते हैं वो आ चुका है। तो इस समय हमें ध्यान रखना है कि जो सक्कर्स होते हैं, डीसकरिंग हमें करनी होती है, क्योंकि कोई भी गुलाब का फूल है वो जो है उसकी बडिंग की जाती है, तो रूट स्टॉक पे बडिंग की जाती है। तो जो सक्कर्स हैं उनको हमें समय समय पर जो है वो हटाना होता है, उसकी कटाई छटाई करनी होती है, ताकि जितना भी हम उर्वरक जो हैं उन गुलाब के पौधों को दे रहे हैं वो उन सक्कर्स की तरफ ना जाएं। इसलिए हमें जो है समय समय पर इन सक्कर्स को हटाना होता है। और इसके साथ ही जैसे ही हमारा जो ये पहला फ्लश है ये ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर से हमें जो है वो उर्वरक देने की आवश्यकता होती है, ताकि इसका जो दूसरा फ्लश है, दूसरी समय पे जो फूल आएगा फरवरी के महीने में, वो अच्छी गुणवत्ता का फूल आए, और इसके लिए जो है वो हमें समय समय पर जो है उर्वरक देना है। और इसके साथ ही हम बात करते हैं गेंदा की। गेंदा का फूल भी अभी खेतों में लग चुका है, और गेंदे के फूल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जिसको पिंचिंग कहते हैं।
पिंचिंग जो है वो इसमें क्या होता है कि जो सबसे ऊपर की जो टहनी है उसको हम निकाल देते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे जो साइड से हैं टहनियाँ आने लगती हैं और उन टहनियों में फिर बहुत सारी जो बर्ड्स आती हैं, बहुत सारी कलियाँ आती हैं, जिससे जो है किसानों के जो गेंदा के फूल हैं उनमें जो है बहुत सारे फूल आते हैं, जिससे उनकी जो है आय में जो है वो वृद्धि हो जाती है। एक कॉलर है ज्ञानचंद हैं जिन्होंने हमें बुलंदशहर से कॉल किया है। जी ज्ञानचंद जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो दानचंद जी हैं जी, दानचंद जी बताएं क्या सवाल है। हेलो जी सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, चलिए शायद हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है, लेकिन अगर आप कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमें टेलीविज़न से भी आप सुन रहे हैं तो ज़रूर हमें फिर से फ़ोन लगाएं। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं फ़ोन लाइन पर, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है। हाँ जी, हमें जानना चाहते हैं कि अनार के जो पौधे होते हैं इसमें नर और मादा पौधों की पहचान क्या है। आनंद प्रताप जी हैं। पंक्ति में लगाते समय उसके जो है क्या परसेंटेज रखते हैं उसका। ठीक है, समझ गए हम आपका सवाल। नीलेश जी क्या बताना चाहेंगे। ये गोंडा से हमारे दर्शक जिन्होंने सवाल किया है। आप अगर जो फ्लावर्स होते हैं उसमें आपको जो देखेंगे, जिस फ्लावर से आपको फल बनने वाले हैं वो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं, उनका बेल शेप होता है। मतलब जो अनार है, ये फूल है, उसके नीचे का साइड जो है वो बेल शेप रहेगा, मतलब बढ़ा हुआ रहेगा। और वही जो आपकी जो फूल है जिससे आपको फल नहीं बनने वाले हैं वो छोटे छोटे रहेंगे। उसका जो मैं कहूँगा बॉटम है वो बड़ा नहीं होता है, बेल शेप नहीं होता है। तो यही एक पहचान है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो फूल है वो आपका फल में कन्वर्ट होने वाला है या नहीं है। जी बिल्कुल, तो आप पहचान कर सकते हैं कि कौन कौन सी खास बातें हैं जिसको देखकर ये जाना जा सकता है। ये सवाल था हमारे एक दर्शक का जिन्होंने कॉल किया था, आनंद जी थे हमारे साथ। अब सर जैसे कि हम प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं तो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके प्रसंस्करण के लिहाज से कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका चुनाव करना चाहिए, क्योंकि सभी जो अनार हैं सभी तरह की किस्में शायद प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त नहीं होती होंगी, लेकिन अगर हम प्रसंस्करण को ध्यान में रख करके खेती करते हैं तो उसमें चुनाव कैसे करें। आज देश में हमारे पास अनार की कई सारी किस्में हैं, उसमें मुख्य रूप से भगवा किस्म है जिसका मतलब एरिया अंडर भगवा इज हाईएस्ट। उसमें सबसे ज्यादा एरिया भगवा के अंदर है और भगवा प्रसंस्करण के लिए भी सुटेबल है, उसका आप प्रसंस्करण के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा भगवा के अलावा सोलापुर लाल नाम की एक नई प्रजाति विकसित की है राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र ने, जो बहुत ही उपयुक्त है अनार प्रसंस्करण के लिए, क्योंकि उसका रंग जो है दानों का गहरा लाल होता है और उसका जो TSS है वो बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू आपके भगवा से भी। और TSS कलर इस दोनों पैमानों पर अनार के लिए या प्रसंस्करण के लिए ये किस्में सबसे ज्यादा मैं कहूँगा उपयुक्त है। इसके अलावा मृदुला जैसी एक किस्म है, वो भी आपके अनार के ताजे दाने जब आपको प्रसंस्कृत करने हैं और ताजे दानों का प्रोसेसिंग करना है और पैकेजिंग कर उनको मार्केटिंग करना है, तब आपको होता है कि बीज सख्त ना हो। और ये क्वालिटी, ये उपयुक्तता इस मृदुला वैरायटी में है। तो इस तरह से आप अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग प्रसंस्करण के लिए उपयोग की जा सकती है। जी बिल्कुल, तो अलग अलग किस्में अलग अलग मकसद से उपयोग की जा सकती है और उसी के अनुसार, यानी आपके क्षेत्र में किस चीज़ की मांग है या फिर आप किस मकसद से खेती करना चाहते हैं, इसको ध्यान में रखते ही आप किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर नमिता से। डॉक्टर नमिता, जैसे कि आपने बताया कि कौन कौन सी अभी कृषि क्रियाएं हैं जिसका हमारे किसान ध्यान रख सकते हैं, ऐसे में अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि व्यावसायिक फूल कौन से हैं और साथ ही साथ वो फूल जो कि सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो क्या दोनों में कोई बड़ा अंतर है और क्या उसी के अनुसार ही फूलों का चुनाव करना चाहिए। हाँ, जैसा कि हमने पहले बताया कि गुलाब, गेंदा, ग्लैडियोलस, बबूना, गुलदाउदी, ये सब जो हैं वो व्यावसायिक शरतकालीन फूल हैं
और इनको हम व्यावसायिक रूप से भी और सजावटी रूप से भी इन फूलों को लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है सजावटी फूल जैसे कि 1 वर्षीय फूल होते हैं जो एक ही साल में अपना जो है वो बीज से लेके फूल तक का जो कालीन जो समय है वो बिता देते हैं। तो जैसे कि कलेंडुला हो गया, वो 1 वर्षीय फूल है, तो इसको हम सजावट के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसके अलावा जो है कैलेंडुला का जो यूज़ है वो हम उसको पिगमेंट एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम उसका जो है यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और फ्लावर्स हैं जैसे डाइमॉर्फोथिका है, उस तरह का जो है पिटूनिया है, पेंजी है, ये सब जो है सजावटी फूल हैं और ये फूल जो हैं अभी खेतों में लग चुके हैं और इनका जो है इनको ताकि इनकी गुणवत्ता अच्छी हो, इनमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग आए, तो इस समय हमें जो है उनको अच्छे से उर्वरक देना है। उर्वरक में हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा को देना है और इसके अलावा जो है वो अन्य क्रियाएं जैसे कि जो है इनको पाले से बचाना है और उसके लिए जो जहाँ पे एक फूल लगाए हुए हैं वहाँ पे वहाँ की जो ज़मीन है उसको नमी रखनी है और पानी जो है वो शाम के समय देना है ताकि इन फूलों को जो है वो आजकल पाले से बचाया जा सके। जी बिल्कुल, तो देखिए पाले से बचाना बहुत ज़रूरी है और ये सिर्फ फूलों के साथ ही नहीं बल्कि अन्य जो फसलें हैं उनमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि आज हम विशेष तौर पर फूलों की बात कर रहे हैं तो उसमें अभी नमिता जी ने बताया कि अगर पाले जैसी स्थिति है तो उस वक्त क्या करें। बहरहाल इसी के साथ एक और छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं शरदकालीन फूलों की खेती के बारे में और कैसे हमारे किसान जो कि अनार की खेती करते हैं या फिर करना चाह रहे हैं वो अनार की खेती तो करें और इसके साथ ही प्रसंस्करण का भी लाभ उठा सकते हैं। कोई भी सवाल अगर आपके को है, कोई आशंका है तो ज़रूर हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल करें। नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ संदीप जी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से कॉल किया है। मध्य प्रदेश से दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी संदीप जी, बताइए क्या सवाल है। संदीप जी पहले टेलीविजन का वॉल्यूम घटा दें। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम मैं वो पार्टी से संदीप नाथ बोल रहा हूँ। मैडम जी
मैं ओबी पार्टी प्रधान से संदीप नामदेव बोल रहा है मैडम। जी बताएं, सवाल बताएं। सवाल ये मैडम, जब हमने 2-4 बार अनार का पौधा लगाया है मैडम, तो उसमें पौधा खराब होता है और उसमें फल भी लगते हैं, फल बीच में चढ़ जाता है। जी एक बार फिर से बताइएगा सवाल अपना। मैडम सवाल ये है ना, अनार पौधा लगाया थे बगीचा हमारे घर पे छोटा सा, उसमें हमने 2-4 पौधे लगाए थे अनार के, और उसमें अनार बीच में छेद हो जाता है उसमें। डॉक्टर नीलेश, क्या आप इनका सवाल समझ पा रहे हैं? मैडम मैं सुन नहीं पा रहा हूँ उनका सवाल, क्या आप दोहरा सकते हैं मेरे लिए? संदीप जी एक बार फिर से सवाल, अगर आप थोड़ा धीरे धीरे से समझाने की कोशिश करें, आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, आवाज भी आपकी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी, संदीप जी का ये सवाल था अनार से जुड़ा हुआ, जो मुझे ज़्यादा नहीं समझ आया, लेकिन जो मुझे अंदाज़ा लगा शायद उनका कहना कुछ ये था कि जो पौधे लगाते हैं कुछ समय बाद वो सूख जाते हैं, मर जाते हैं, ऐसी कोई समस्या आ रही है शायद। ओके, अगर मैं ये सवाल आपका समझ पा रहा हूँ तो आप जैसे कहे कि अनार के पौधे लाने के बाद उनके पौधे सूख गए हैं और मर जाते हैं, तो मेरे ख्याल से इस तरह से तब होता है जब अनार के पौधे आपके टिश्यू कल्चर रेज्ड होते हैं और लैबोरेटरी कंडीशन से आपके सीधा यहाँ आने के बाद खेत में आने के बाद वो सूखने की संभावनाएं होती है, क्योंकि उनको शॉक होता है, जैसे आपके टेम्परेचर का शॉक होता है, तापमान की वजह से होता है। तो ऐसे वक्त आपको जो भी पौधे आप लाते हो, चाहे आप नर्सरी से ले आओ या चाहे आप टिश्यू कल्चर रेस पौधे हो, तो आपको उनको बायो हार्डनिंग करना है। मतलब आपको ग्रीन हाउसेस में कुछ समय के लिए 10-15 दिनों के लिए उनको रखना चाहिए आपके खेत में लाने से पहले। तो इससे क्या है कि आपके पौधे जो है वो आपके वातावरण के साथ घुल मिल सकते हैं, उसके लिए मतलब वो समय देना पड़ता है। तो बायो हार्डनिंग एक जरूरी है, बहुत इसमें हार्डनिंग करना बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल। तो ये हो सकता है कि इस तरह की समस्या आपके जो पौधे हैं उनमें आ रही हो संदीप जी, लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे कि क्योंकि आपका सवाल हम ठीक से नहीं सुन पाए, लाइन में कुछ गड़बड़ी थी, आप दोबारा फ़ोन लगाएं। और हम सभी दर्शकों से ये भी यहाँ पर अनुरोध करेंगे कि जब भी आप कॉल करें तो कोशिश करें कि सवाल पूरा होने तक टेलीविज़न की आवाज़ को आप म्यूट कर दें। दूसरा, ऐसी जगह से कॉल करें जहाँ पर नेटवर्क अच्छा हो, यानी नेटवर्क क्षेत्र से कॉल करेंगे तो हम आपके सवाल को भी और सही तरीके से सुन पाएंगे और फिर उचित जवाब भी आप तक पहुँच पाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। तो आशा करते हैं कि हमारे दर्शक ज़रूर इस बात का ध्यान रखेंगे। डॉक्टर नमिता, अब हम बात कर लेते हैं फूलों में होने वाली बीमारियों के बारे में, कौन कौन से इसमें कीट लग सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि फूलों के अनुसार, यानी गुलाब का फूल है या फिर दूसरे जो अन्य फूलों के बारे में आपने जिक्र किया, तो उनको देखते हुए बीमारियों की कैसे पहचान करें और किस तरीके से उनका समाधान हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम गुलाब के फूल में। तो गुलाब के फूल में जो है वो थ्रिप्स और एफिड्स और जैसे मकड़ी होती है, लाल मकड़ी, इस तरह के कीट जो हैं वो बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। और जब भी हम देखें कि हमारे फूल के जो पंखुड़ियां हैं उस पर थ्रिप्स आ गए हैं, एफिड्स आ गए हैं, तो कोई भी सिस्टेमिक कीटनाशक जो है वो उसका स्प्रे कर सकते हैं हम। और अगर इनकी मात्रा जो है बहुत कम है तो सादे पानी के स्प्रे से भी इनको जो है वो हटाया जा सकता है। और रही बात जो लाल मकड़ी की है, लाल मकड़ी जो है वो या तो संरक्षित खेती जब हम करते हैं तो उस समय इसका बहुत प्रकोप रहता है। अगर शुरू में ही हम इसको देख लेते हैं पौधे में कि लाल मकड़ी का प्रकोप है, कुछ जाला पौधे पे लग रहा है, तो उसको जो है वो पानी का स्प्रे करके जो है वो हटाया जा सकता है। परंतु अगर ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है तो उस समय हमें जो है वो कीटनाशक का प्रयोग, किसी भी सिस्टमेटिक कीटनाशक का प्रयोग जो है वो हमें करना है। और इसके साथ बात करते हैं इसमें किस तरह की बीमारियां लगती हैं। तो गुलाब के पौधे में जो है वो डाई बैक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है। जब भी हम पौधे के जो सक्कर्स होते हैं उनको काटते हैं या फिर जो ब्रांचेस, शाखाएं जो है वो सूख गई होती हैं या फिर ज़्यादा शाखाएं आती हैं जिसमें फूल नहीं आते हैं, उनको काटते हैं तो उसके बाद जो है वो शाखा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ को जो है वो सूखने शुरू हो जाती है, तो वो एक डाई बैक है। इसके लिए इससे पौधे को बचाने के लिए हमें जिस नाइफ से जो है वो हम कट करते हैं उसको जो है
वो अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। और जो भी टहनियाँ, सूखी हुई टहनियाँ हैं, उनको हम किसी गड्ढा करके उसमें जो है वो दबा देते हैं, ताकि जो है वो उससे दूसरी पौधे को नुकसान ना पहुँचे। इसके अलावा जो है वो अन्य बीमारी है काला धब्बा, ब्लैक स्पॉट जो है, ये भी एक बहुत ही खराब बीमारी है। और अगर इसको कोई भी हम फफूंदी नाशक जो है वो कॉन्टैक्ट फफूंदी नाशक का जो है इसमें स्प्रे कर सकते हैं। अगर हम लगातार जो है वो गुलाब के खेत को हम देख रहे हैं, लगातार उसमें जो उर्वरक दे रहे हैं, अच्छे से उसकी सिंचाई और उसकी जो है खरपतवार का नियंत्रण कर रहे हैं, तो इन बीमारियों से जो है वो हमें बचा जा सकता है। इसके अलावा एक चाहे वो संरक्षित खेती हो या फिर खुले वातावरण में फूल गुलाब की खेती हो, उसमें जो है पाउडर मिल्ड्यू एक बीमारी आती है। उसका मतलब है कि पत्ते के ऊपर या पंखुड़ियों के ऊपर जो है सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। अगर उस तरह का बीमारी आ जाती है तो उसके लिए जो है वो हम जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसका जो है उसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर इस तरह का जो है वो पेस्ट बना के जो है वो हम फूलों को डाल सकते हैं। तो इस तरह जब भी अगर हम गेंदा की बात करते हैं तो गेंदा पे जो है कुछ उसकी पत्तियां जो हैं वो काली फिरनी शुरू हो जाती हैं। तो वो जो है वो एक कोई बीमारी नहीं है, बट वो जो है पाले का असर होता है। तो जब हम ज़्यादा पाला पड़ जाता है तो उससे पत्तियां जो हैं वो मुरझाने और काली दिखने शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि शाम के समय जो है वो हम पौधों को पानी दें, और पानी का जो स्प्रे नहीं करना है, हमें नीचे उनकी जड़ों में पानी देना है, ताकि जड़ों में पानी नमी बनी रहे। हाँ, हमारे साथ एक दर्शक हैं मुकेश, जिन्होंने हमें कॉल किया है। जी स्वागत है मुकेश जी आपका हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है। बोल रहा हूँ जी नमस्कार, सवाल बताइए अपना। मेरा सवाल में आपने तो मैंने 2016 में बाग लगाया था अनार का, तो वो बाढ़ आने के कारण नष्ट भी हो गया। वो 2 साल तक मैंने क्रॉप ली, उसकी अच्छा फला वो, तो उसके बाद में अब मैं लगाना और दूसरी जगह चाहता हूँ जहाँ पे बाढ़ नहीं आती है। तो मुझे हार्टिकल्चर विभाग द्वारा सहायता भी मिली थी, पेड़ भी मिले थे, ड्रिप मिली थी, भगवा किस्म लगाए थे। अब वो सहायता कब मिलेगी और कब पेड़ पौधे आएंगे हार्टिकल्चर विभाग? आप जानना चाह रहे हैं कि जो अनुदान मिलना है, जो आर्थिक मदद मिलनी है, वो कब मिलेगी आपको? नहीं, अब पुनः मैं दोबारा से लगाना चाहता हूँ बाग, तो उसमें पेड़ पौधे कब तक आएंगे हार्टिकल्चर विभाग में? चलिए हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर नीलेश, क्या समझ पा रहे हैं आप इनका सवाल? मैं इनका सवाल जहां तक समझ पा रहा हूं कि उन्होंने जो अनार के पौधे लगाए थे वो बाढ़ क्षेत्र में लगाए थे, और अब वो दोबारा लगाना चाहते हैं, और उनको शायद मेरे ख्याल से राज्य सरकार से उनके मदद मिली होगी अनार के पौधे लगाने के लिए। आप आपके क्षेत्र के तालुका या कृषि अधिकारी से संपर्क करें और वो पता करें कि क्या वो अनार की खेती के लिए अभी भी सहायता दे रहे हैं। जहां तक बात है कि अगर आपको बड़े क्षेत्र में अनार की खेती करनी है, मतलब 2 हेक्टेयर से ज्यादा, तो उस क्षेत्र के लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, राष्ट्रीय बागवानी मंडल जो है वो आपको मदद करता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, और आप अभी भी उसके लिए उसके लिए मदद ले सकते हो। या फिर राज्य सरकारें नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंडर 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में अगर किसी को खेती करनी है, फल खेती, तो उसमें सपोर्ट करती है। तो मेरा आपको सुझाव ये है कि आप आपके नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क करें और अनार की खेती के लिए जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं उसका लाभ उठाएं। जी बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अभी हमने अनार पर और फूलों पर काफ़ी सारे सवाल लिए, और साथ ही साथ आपको जानकारी भी दी कि अच्छी किस्में कौन सी हैं, बीमारियां कौन कौन सी लग सकती हैं अगर ठंड पड़ रही है और शीतलहर चल रही है, पाले जैसी स्थिति है, तो ऐसे में आपको अपनी फसल को बचाने के लिए क्या करना होगा। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपके सवालों के ज़रूर हम देंगे जवाब। छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर
पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं शरदकालीन फूलों की खेती के बारे में और साथ ही कैसे हमारे किसान अनार का प्रसंस्करण कर सकते हैं। तो चलिए एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। सिरसा से हमारे साथ फोन लाइन पर दर्शक अशोक कुमार जी हैं। हेलो। हेलो नमस्कार मैम। जी अशोक विश्नोई जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मेरा मैम सवाल ये है, अभी मैं ना अनार की बाग लगाना चाहता हूँ। मतलब पहले 2-3 कलान में लगाया मैंने अभी, उसको आगे थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ। वो 2-3 कलान में लगाया था, वो ग्रोथ नहीं कर रहे मैम पेड़। अच्छा, अनार उतनी अच्छी बढ़वार नहीं मिल रही, ये कहना है आपका? हाँ जी, ग्रोथ नहीं कर पा रहे। तो उसका रीजन बताओ। उसके लिए जमीन तो ठीक है, इधर की पानी भी ठीक है, पर वो जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पा रही जी। ठीक है डॉक्टर नीलेश, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप इनसे? हमारे दर्शक हैं अशोक जिन्होंने अनार के ऊपर ये सवाल किया है, हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। अशोक जी, मैं आपका सवाल समझ पाया हूँ और आप पौधे लगाए हो कुछ और भी लगाना चाहते हो, और आपका ये कहना है कि आपके पौधे बढ़ नहीं रहे हैं ठीक से। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप जब भी ये पौधे के लिए सामग्री लेते हैं, पौध सामग्री लेते हैं अनार की, वो बहुत सही जगह से लेना जरूरी है। उसके लिए आपको सर्टिफाइड नर्सरीज को चुनना है। और दूसरी बात है, जहां से भी आप अनार के पौध ले रहे हो, पौध सामग्री ले रहे हो, ये ध्यान देना है कि जहां से पौध ले रहे हो वहां के मातृवृक्ष कौन से है। उनको पूछना है आपको नर्सरी मैन से कि आपके मातृवृक्ष कौन से है जहां पर उनकी गुटी बांधी जाती है। या फिर अगर आप टिश्यू कल्चर पौधे लेते हो तो वो भी आप एक अच्छी कंपनियों से ले, तो आपके बहुत सारे जो आगे के सवाल है या आगे की परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। और रही बात आपकी अनार के पौधे वहां नहीं ज्यादा अच्छे से बढ़ रहे हैं, तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपकी जो सॉइल है या मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, पानी जमा नहीं होना चाहिए वहां पर। और आपकी जो सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट्स है वो भी आप मेरे ख्याल से आपके पास का जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके साथ साझा करें और उनसे डिटेल सलाह लें। या फिर हमारे राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र से भी आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि सोलापुर स्थित है। हमारे वेबसाइट है, आप हमारे यहाँ पर फोन कॉल कर सकते हैं वहां से नंबर लेकर, और बात कर सकते हैं आपके मिट्टी की जांच के रिपोर्ट के साथ। तो आपको सही सलाह हम भी दे पाएंगे और ज्यादा। बिल्कुल। तो देखिए मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और जो बातें बताई हैं डॉक्टर नीलेश ने जरूर उसका ध्यान रखें। एक और कॉलर है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए शायद हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। जरूर हमारे दर्शक फिर से कॉल लगाएं जिनका भी कॉल नहीं लग पाया। जैसे ही आपकी कॉल लगेगी हम आपके सवालों के जवाब लेंगे, विशेषज्ञों के सामने रखेंगे आपके सवाल। और डॉक्टर अमिता, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने फूलों के बारे में काफी यहाँ पर चर्चा की, और एक चीज और यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि अगर फूलों के बीज को तैयार करना है तो वो किस प्रकार किया जाए?
फूलों का जो बीज जो है वो विभिन्न तरीकों से जो तैयार किया जा सकता है। जैसे गुलाब है, गुलाब के पौधों का प्रवर्धन जो है वो उनकी कलमों से या फिर जो कमर्शियल मेथड है टी बडिंग से जो है इनके पौधे तैयार किए जाते हैं। और अगर हम ग्लैडुलस की बात करते हैं तो ग्लैडुलस जो के कॉम्स होते हैं, कॉम से ही ग्लैडुलस के पौधे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। और गेंदा की बात करते हैं तो गेंदा एक ऐसा फूल है जिसका बीज तैयार किया जाता है। और अगर हम चाहते हैं कि गेंदा के अलग अलग किस्मों का बीज जो है वो तैयार किया जाए तो लगभग एक किस्म से दूसरे किस्म के बीच की जो दूरी है वो लगभग 1800 से 1000 मीटर तक की होनी चाहिए। और फिर भी अगर हमारे पास जो है वो इतना दूरी नहीं हम रख पाते हैं, नज़दीक ये हमने 2 किस्में जैसे कि पूसा नारंगी गेंदा है, पूसा बहार है, अगर 2 किस्में नज़दीक लगाई हैं तो हम उन किस्मों को जो है उनके ऊपर नेट डाल देते हैं ताकि जो है हम उसका एक ही किस्म का बीज एक समय पे जो है वो तैयार कर लें। हमें जो है वो प्योर सीड जो है वो मिल पाए, उसमें कोई मिक्सचर ना मिल पाए। तो इस तरह से जो है वो हम गेंदे का बीज जो है वो तैयार कर लेते हैं। और अगर बात करें हम अन्य सजावटी फूलों की तो उसमें भी हमें ये देखना है कि वो किस तरह के फूल हैं। क्या उन फूलों में अपने आप में ही बीज तैयार हो जाता है या फिर हमें जो है वो उन फूलों को दूसरे फूलों के साथ जो है क्रॉस करने पे बीज तैयार किया जाता है। बिल्कुल। एक कॉलर है ऋषि पाल जी हैं, आइए उनका भी हम सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी जी बताएं क्या सवाल है। हाँ साहब, मैं अनार की खेती करना चाहता हूँ। इसकी रोपाई कौन से महीने में की जाएगी, क्या क्या उर्वरक डाला जाएगा? ठीक है, अब नीलेश जी क्या बताना चाहेंगे? ऋषि जी, आपका सवाल है कि अनार के बुलंदशहर से ये दर्शक हमारे, तो आप एक तो सबसे पहले अनार की जो रुपाई है वो की जाएगी आपके जून जुलाई के महीनों में, जब आपके पास बारिश होती है, जब उस वक्त आपको अनार के पौधे लगाने हैं। और आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप जो पौध सामग्री ले रहे हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सर्टिफाइड नर्सरी से लेनी है और मातृ वृक्षों की पहचान भी करानी है, उसके ऊपर कोई रोग नहीं है ये भी सुनिश्चित कराना है। और इसके साथ आप आपके क्षेत्र में लगभग 300 पौधे लगाओगे 1 एकड़ के लिए, और उसकी जो दूरी है पौधों की वो 14 बाय 10 फीट की होनी चाहिए। मतलब 2 पौधों में अंतर रहेगा 10 फीट का, और 2 लाइंस जो है उसमें रहेगा 14 फीट की दूरी रहेगी। तो इस तरह से आपको पौधों की रुपाई करनी है। आपको जो पौधों की किस्म है तो मैं ये कहूँगा आपको भगवा किस्म आप यूज कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी है। इसके अलावा सोलापुर लाल एक नई किस्म है हमारे संस्थान की, तो वो भी आप उपयोग में ला सकते हो। बिल्कुल, तो ये कुछ अच्छी किस्में हैं जिसका चुनाव आप कर सकते हैं। हमारे दर्शक थे फोन लाइन पर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने सारे कॉलर्स के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और अंत में डॉक्टर नमिता, आप क्या जानकारी देना चाहेंगे जो फूलों की खेती हमारे किसान करना चाहते हैं, किस्मों का चुनाव करना चाहते हैं, कुछ खास बातें जिनका वो ध्यान जरूर रखें कम शब्दों में? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर हमारे किसान भाई बहनों को फूलों का बीज चाहिए या फिर गुलाब के पौधे चाहिए या ग्लैडुलस के कॉम चाहिए तो वो हमारे पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस में है, तो वहाँ पे जो है वो आके उन बीज या फिर पौधे जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए वो पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग के जो फ़ोन है उसमें फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। और हमारा पूसा समाचार एक YouTube चैनल है, उसमें भी अलग अलग किस्मों के बारे में, फूलों की किस्मों के बारे में या फिर अन्य खेती के बारे में भी उसकी जानकारी दी जाती है, तो उसके बारे में भी आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिता हमसे बात करने के लिए और फूलों की खेती पर, शरदकालीन फूलों की खेती कैसे करें, देखभाल कैसे करें, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगला हमारा विषय क्या होगा आइए डालते हैं उस पर नजर।
अगला हमारा विषय यानी कल का विषय पशु में पोषण प्रबंधन, और साथ ही हम बात करेंगे शूकर पालन के बारे में। आपके अगर कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें। हमारा ईमेल पता है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हम आपके लिए उपस्थित हैं। फेसबुक पर जा सकते हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं और ट्विटर के माध्यम से भी आप हमें संपर्क करें। और इसके अलावा आप चाहें तो हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर नंबर नोट कर लें 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में आप इस पर कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और एक और जानकारी दे रहे हैं कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें। अगर ये कार्यक्रम दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं। और इसके अलावा पुराने अगर कोई भी हेलो किसान हमारे एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप YouTube का रुख कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।